आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इससे नए वीडियो में। अपन है चैप्टर 3 जिसका नाम है अपना विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने पीछे के वीडियो में विद्युत अपघटनी सेल है उसका डायग्राम और उसकी क्रिया विधि के बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो उसी विद्युत अपघटन के आधार पर जो है फेराडे ने जो है अपने कुछ नियम दिए थे। तो उसने दो मुख्य रूप से नियम दिए थे, इसको एक फेराडे का फर्स्ट लॉ कहा जाता है, दूसरा फेराडे का सेकंड लॉ। तो आज अपन जो है वो लॉ पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है फेराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फेराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, यानी कि फेराडे नाम का जो वैज्ञानिक था उसने विद्युत अपघटीय विलयनों में जो है आपकी विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर जो है पदार्थ की मात्रा में और उस विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या संबंध बनता है उस विद्युत अपघटीय में, और जो आपकी विद्युत धारा अपन प्रवाहित कराते हैं उसमें क्या संबंध निकल करके आता है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से समझाया था किसने? फेराडे ने। तो पहले अपन जानते हैं कि फेराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम का कथन क्या है, यानी कि उसका परिभाषा क्या है या उसका कथन क्या कहता है कि क्या संबंध बनेगा वो, और फिर आते हैं उसकी डेरिवेशन या गणितीय निरूपण पे आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपन फेराडे के विद्युत अपघटन के जो है प्रथम नियम। तो अपन जानते हैं किसी भी विद्युत अपघटीय विलयन को अपन पात्र में भरते हैं तो उसमें विद्युत धारा है वो प्रवाहित होने के लिए, उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए, यानी कि जो अपन ने विद्युत अपघटीय का विलयन लिया है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? इलेक्ट्रोड। अब देखो इलेक्ट्रोड उत्तरदायी होते हैं, तो उसके आधार पर फेराडे ने जो है प्रथम नियम दिया। उसका कथन क्या होगा कि किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो आप, उस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, अब निक्षेपित और मुक्त क्या है, यानी कि अपन ने मान लो ये आपका कोई इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जैसे ही अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां पर क्या होगा, जो भी धातु है उसकी कुछ मात्रा है इस इलेक्ट्रोड पर आकर के क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। तो ये जो मात्रा है उसके आधार पर है फेराडे ने आपका विद्युत अपघटन, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या इस इलेक्ट्रोड पर जो है पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी, वो कितनी मात्रा में होगी वो अपन आगे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली या मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है, अब वो है इस विद्युत अपघटन विलयन। क्यों अपन ने विद्युत अपघटन का विलयन लिया है, तो किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यह है आपके फेराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, यानी कि विद्युत धारा की मात्रा के क्या होती है, समानुपाती होती है। कोई भी इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा क्या बोल सकते हैं, निक्षेपित को क्या बोलते हैं, उस पर आकर के इकट्ठा होना है, उससे जो है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है, क्यों उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगी तभी तो वो इलेक्ट्रोड पर आकर के ठहरेगी। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है, उसी विद्युत अपघटन के विलयन में अपन जो विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं उसकी मात्रा की क्या होती है, समानुपाती। डायग्राम से इस चीज को देखते हैं। मान लो अपना ये जो है विद्युत अपघटन, इस विलयन में जो है पात्र में विद्युत अपघटन अपन ने ले रखे हैं, ये विद्युत अपघटन का विलयन हो गया, और इस विद्युत अपघटन के विलयन में ये आपके क्या हो गई, इलेक्ट्रोड हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही अपन क्या कराते हैं, इस विद्युत अपघटन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो वो विद्युत धारा की जो मात्रा होगी, यानी कि इस विलयन में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो वो विद्युत धारा की जो मात्रा होगी
इन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ मुक्त होगा, यानी कि जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये धातु के इलेक्ट्रोड है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा, इस विलयन में जो आपकी रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड की सहायता से इधर आएगी, तो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, विद्युत ऊर्जा से क्या बनी, रासायनिक ऊर्जा। अब अपन जानते हैं रासायनिक ऊर्जा बनेगी तो यहाँ पर जो है कुछ पदार्थ, इस धातु के इलेक्ट्रोड का पदार्थ है वो क्या होगा, निक्षेपित होगा, यानी कि यहाँ पर जो है पदार्थ बनना स्टार्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे। ठीक है ना, जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखते हो घरों में जो काम ली जाने वाली बैटरियां होती है, तो उस बैटरियों पे जो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, दो प्लस और माइनस, तो उसमें देखना कि वहां पर इस इलेक्ट्रोड पर, जैसे अपन जो है शुरुआत में जो परचेज करके लेके आते हैं बैटरी, तो उस इलेक्ट्रोड पर कोई भी पदार्थ मुक्त हुआ नहीं रहता है, एकदम बिल्कुल साफ होता है वो जो आपकी बैटरी की जो इलेक्ट्रोड बने रहते हैं, दो इलेक्ट्रोड, इस पे अपन है तार लगाते हैं। अब कुछ समय पश्चात में क्या होगा, जैसे जैसे वो विद्युत धारा आपकी देगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस इलेक्ट्रोड पर जो दो इलेक्ट्रोड बने रहते हैं उन पर पदार्थ है वो जम जाता है। तो वो जमने वाला पदार्थ क्या है, निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाला ही पदार्थ है। तो वो कितनी मात्रा में बनेगा, ये निर्भर करता है कि उस विद्युत अपघट्य विलयन में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है। तो ये डायग्राम इसलिए, यानी कि जैसे जैसे अपन इस विद्युत अपघट्य विलयन में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वो जितनी मात्रा में प्रवाहित होगी वो इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ के क्या होगी, जो है समानुपाती होती है। तो यहां से देखो संबंध निकल करके आता है, वो संबंध आपका क्या बनता है, तो परिभाषा से देखना है कि किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान को अपन किससे परिभाषित कर देते हैं या किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम किसको बताएगा, द्रव्यमान को। और उसी विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा, और विद्युत धारा की मात्रा को अपन किस में लेंगे, क्यू कुलाम में। किस में लेंगे, क्यू कुलाम में। तो पदार्थ की मात्रा को किस में लिया, एम में, और विद्युत धारा की मात्रा को किस में लिया, क्यू कुलाम में लिया। तो वो आपके क्या हो जाएगा, एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती आपके होते हैं। तो यदि अपन लेते हैं, यदि एम ग्राम, यानी कि एम स्मॉल एम लेते हैं, यदि जो है आपका एम ग्राम पदार्थ है, एम ग्राम पदार्थ, एम ग्राम की पदार्थ किसको बताएगा, निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को है ये आपका बताता है। तो एम ग्राम जो पदार्थ है वो उसमें विद्युत धारा की मात्रा को अपन किस में लेते हैं, विद्युत धारा की मात्रा को अपन लेंगे क्यू कुलाम। तो विद्युत धारा की मात्रा जो है क्यू कुलाम प्रवाहित करने पर जो संबंध निकल कर आता है वो है आपका m समानुपाती q। यानी कि अपन ने ये बोला है किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के क्या होती है, समानुपाती। तो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को किससे ले लिया, आपका m ग्राम से ले लिया। विद्युत धारा की मात्रा क्या है, क्यू कुलाम अपन इसमें प्रवाहित कराते हैं उस विद्युत अपघट्य विलयन में, तो उसकी मात्रा के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात क्या हो जाएगा, m समानुपाती हो जाएगा किसके, q के। m समानुपाती हो जाएगा किसके, q के। अब देखो अपन जानते हैं q आपका यहां पर क्या है, कुलाम है। q आपका क्या है, कुलाम है। और कुलाम किसका मात्रक होता है, आपका कुलाम मात्रक होता है आपका आवेश का। किसका मात्रक होता है, कुलाम मात्रक होता है आवेश का। यहाँ आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो देखो q आपका यहाँ पर कुलाम ले लिया, तो अपन जानते हैं आवेश, धारा, समय, इनमें संबंध होता है। अगर मैं बात करूं धारा, तो धारा बराबर अपन जानते हैं इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एकांक समय में जो प्रवाहित होने वाली जो है जो आवेश है उसको अपन क्या बोलेंगे, जो है विद्युत धारा बोलेंगे। इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। और समय को किससे प्रदर्शित किया, T से। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, I बराबर आपका क्या होता है, Q बटा एकांक समय में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की परिभाषा ये हो जाएगी। एकांक समय में जो आवेश है वो आपकी क्या है, विद्युत धारा है। तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय होता है, या आवेश बराबर है आप लिख सकते हो वापिस। तो यहाँ पर देखो धारा I बराबर क्या हो गया, Q बटा T। तो यहाँ पर मैं Q बराबर क्या लिख सकता हूँ, या फिर क्या लिख सकता हूँ, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T या IT। तो देखो Q बराबर अपना क्या बन गया, IT।
क्यों होता है कुलाम, कुलाम आपका इस प्रकार से होगा। तो यहाँ अपन जानते हैं फिजिक्स में ये चीजें पढ़ी है, और ओम का नियम है, वहां पर भी आपका ये जो है संबंध है, इसमें जो है 10th क्लास में भी ये डेरिवेशन आपकी आ रखी है, ये सूत्र आ रखा है। धारा बराबर क्या होगा, आवेश बटा समय, या जो है आई बराबर अपन क्या लिखेंगे, क्यू बटा टी लिखेंगे। आई बराबर क्यू बटा टी है, क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। अब देखो यहाँ पर जो ये क्यू है, इस क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई टी। ये जो क्यू है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आई टी। तो m समानुपाती हो जाएगा किसके, आई टी के। अब समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो m बराबर मैं क्या कर दूंगा, डब्ल्यू आई टी, यानी कि q की जगह क्या लिखा है, आई टी लिखा है, इस q की जगह आई टी, और ये समानुपाती का चिन्ह हटाया। एक अपन ने यहाँ पर जो है नियतांक लिया, जिसको क्या कहा जाता है वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई टी। ये फेराडे के प्रथम नियम के अनुसार अपना यहाँ पर ये सूत्र संबंध बनता जाता है, m बराबर क्या होता है, डब्ल्यू आई टी। क्योंकि अपन जानते हैं m समानुपाती किसके होता है, q के। q बराबर अपन जानते हैं क्या निकल करके आता है, आई टी, यानी कि कुलाम बराबर आपका क्या होता है, धारा इंटू समय, या आवेश बराबर क्या सूत्र बनता है, धारा इंटू समय। आवेश बराबर क्या होता है आपका, धारा इंटू समय होता है, यानी कि q बराबर क्या होगा, आई इंटू टी। Q बराबर जो है आई टी होता है, वो मैं यहाँ पर रखता हूँ, समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ, नियतांक लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, समानुपाती के चिन्ह हटाने से W नियतांक लिया, और Q की जगह क्या लिख रखा है, आई टी लिख रखा है। अब देखो जहां पर आपका W क्या कहलाता है, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो यहाँ से सूत्र अपना ये बनता है, जहां पर लिख सकते हैं, जहां W बराबर जो है वो आपका है पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। W किसको प्रदर्शित करता है, पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक को प्रदर्शित करता है। M है वो आपकी पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है, M पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करता है। I आपकी क्या है, धारा है, और T आपका क्या है, समय है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर है फेराडे के जो है विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का जो है यहाँ पर सूत्र जो स्थापित किया है, M बराबर क्या होता है, W इंटू आई टी। अब देखो क्या होगा, अगर मैं मान लो यदि मैं क्या करता हूं, यदि जो है आपकी धारा, यानी कि यदि धारा है वो 1 एम्पियर, या यदि धारा है 1 एम्पियर तथा है समय 1 सेकंड हो, समय 1 सेकंड हो, तो क्या होगा, यानी कि इसी जो है आपके सूत्र है, इसमें अगर मैं धारा क्या करा दूं, 1 एम्पियर प्रवाहित कराऊं, और समय है 1 सेकंड, यानी कि इसको उल्टा परिभाषा क्या बना सकते हो, यदि 1 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा है प्रवाहित कराई जाए, यदि 1 एम्पियर तक 1 एम्पियर पर 1 सेकंड तक जो है आपकी ये धारा प्रवाहित की जाए, या 1 सेकंड के समय में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो आपका m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर होता है आपका W I है, वो धारा कितनी प्रवाहित करा रहे हैं, 1 एम्पियर, कितने समय तक, t 1 सेकंड तक, धारा 1 एम्पियर कितने समय तक, 1 सेकंड तक प्रवाहित कराते हैं, तो आपका m है किसके बराबर हो जाएगा, W के, यानी कि उस पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसी पदार्थ के किसके बराबर हो जाएगा, रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, यदि I बराबर है, I बराबर आपका कितना हो, 1 एम्पियर हो, और T बराबर आपका कितना हो, 1 सेकंड हो, तो उस स्थिति में जो पदार्थ की मात्रा है उस पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो m बराबर किसके हो जाएगा, W के। कब बराबर होगा, जब धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, और समय कितना हो, 1 सेकंड, यानी कि यदि अपन 1 सेकंड जो है 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कराते हैं, तो उस स्थिति में उस पदार्थ की मात्रा है वो आपकी m है वो W के बराबर हो जाती है, यानी कि पदार्थ की मात्रा किसके बराबर हो जाएगी, पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक है उसके बराबर हो जाएगी। अब देखो अपन है यहां से जो है अपन जानते हैं m का मात्रक, अपन जानते हैं आपका m तो जो है पदार्थ की मात्रा है, इसका मतलब द्रव्यमान होगा, धारा है वो एम्पियर में होगी, समय है सेकंड में होगा, इसका मतलब मात्रक अपन को निकालना है W का, ठीक है। तो m बराबर W है, तो अपन जानते हैं m बराबर क्या होता है, WIT, m बराबर क्या होता है, WIT। तो m है वो तो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा को किस में लेते हैं, द्रव्यमान, पदार्थ के द्रव्यमान को किस में लेते हैं, ग्राम में।
आई क्या है, धारा है, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। टी आपका क्या है, समय, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। यानी कि मात्रक अपने को किसका चाहिए, डब्ल्यू का। और डब्ल्यू किसको बताता है, पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक को। तो पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक है, अपन यहाँ पर इसका मात्रक बना लेते हैं। तो अपन जानते हैं डब्ल्यू का मात्रक चाहिए, तो इस संबंध में क्या लिख सकता हूं, m बराबर WIT है, तो मैं W बराबर आपका क्या लिख सकता हूं, m बराबर आपका क्या है, WIT, तो W बराबर में क्या लिख सकता हूं, m अपॉन का IT, m अपॉन का I इंटू टी। m क्या है, पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा को अपन किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्राम। I क्या है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर लिख लिया। टी आपका क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड। तो मात्रक क्या बनेगा डब्ल्यू का, देखो तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका ग्राम, एम्पियर आपका क्या होगा ऊपर आएगा, तो एम्पियर की पावर कितनी हो जाएगी, -1, यानी कि एम्पियर इनवर्स हो जाएगा। और सेकंड आपका नीचे ऊपर आकर के सेकंड की भी पावर क्या हो जाएगी, -1, यानी कि सेकंड इनवर्स। तो देखो पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या निकल करके आता है, ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका ध्यान रखना है, पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या बनेगा, ग्राम एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स है, वो आपका क्या कहलाता है, किसी भी पदार्थ है उसका जो है रासायनिक तुल्यांक का ये मात्रक आपका निकाल जो है जो होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपन है यहां पर है W बराबर है m अपॉन का IT, इसका मात्रक निकालना है, तो IT जो इसके साथ गुणा में इधर आके m के नीचे कहां पर आ जाएगा, भाग में, और इसका जो है मात्रक अपना यहाँ पर निकल आता है। तो ये था आपका फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, जिसको आप दोबारा से देख सकते हो, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को, कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, m से। उस विद्युत अपघट्य विलयन में अपन जो विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं उसकी मात्रा Q के क्या होती है, समानुपाती। तो पदार्थ की मात्रा को किससे लिया, m से, विद्युत धारा की मात्रा को किससे लिया, Q कूलम्ब से, तो m समानुपाती हो जाएगा Q। अब अपन जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। कैसे है Q, अपन जानते हैं धारा बराबर क्या होता है, Q अपॉन का T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी यहाँ पर रखते हैं, तो उस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, नियतांक लिया जाता है W, और Q की जगह क्या रख दिया, IT। अब यदि धारा को मैं कितना कर दूं, 1 एम्पियर, यानी कि I बराबर कितना रखूं, 1, और जो समय है T बराबर में कितना रखूं, 1 सेकंड, तो उस स्थिति में पदार्थ की मात्रा है किसके बराबर हो जाएगी, पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक, यानी कि m बराबर किसके हो जाएगा, W। अब W का मात्रक चाहिए, तो अपन जानते हैं m बराबर क्या होता है, WIT, तो m बराबर आपका क्या है, WIT, तो W बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन का IT। तो m पदार्थ की मात्रा है, क्या हो जाएगा, ग्राम में लेते हैं, I है धारा है, धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में, T आपका क्या है, समय, समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में, तो W बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम, एम्पियर ऊपर आएगा एम्पियर इनवर्स, सेकंड ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो इसी के साथ में फैराडे के विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसको अच्छे से समझना है, डेरिवेशन है और सूत्र भी इसका आपको ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपन फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम पर, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय, जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। प्रथम नियम अपन ने पढ़ा, अब आता है आपका द्वितीय नियम। प्रथम नियम के अनुसार पदार्थ की जो मात्रा है वो आपकी किसके समानुपाती होती है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती, m समानुपाती Q, और वहां से अपन ने समझ निकाला m बराबर क्या होता है, WIT, जहां पर W आपका क्या कहलाता है, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। वो प्रथम नियम था। अब सेकंड नियम है फैराडे ने, यानी कि फैराडे ने विद्युत अपघटन का एक और नियम दिया, जिसको अपन फैराडे के विद्युत अपघटन का जो है सेकंड लॉ कहते हैं। तो ये पहले क्या कहता है, तो इसके लिए इसने क्या किया, फैराडे के विद्युत अपघटन में तो अपन ने देखा एक ही प्रकार के विद्युत अपघटन का विलयन लिया, लेकिन जो द्वितीय नियम है वो आप कहां पर जाकर के लागू हो जाता है, जहां पर अपन दो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है विलयन ले लेते हैं। यानी कि मान लो एक अपघट्य मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट एक अपघट्य हो गया, एक दूसरा विद्युत अपघट्य और ले लिया जैसे सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट दो भिन्न प्रकार के क्या हो गए, विद्युत अपघट्य के विलयन हो गए। फिर इन दोनों विलयनों को उसने क्या किया, जिस भी पात्र में अपन ये दोनों विलयन लेते हैं तो उनके इलेक्ट्रोडों को क्या कर दिया, आपस में एक साथ है श्रेणीक्रम संयोजन में क्या कर दिया, जोड़ दिया। यानी कि क्या किया, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम देने से पहले फैराडे ने क्या किया, एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के अनुसार उसने क्या किया, दो भिन्न विद्युत अपघट्य लिया, एक इधर लिया कॉपर सल्फेट और एक लिया आपका
कौन सा ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट है, दोनों के विलयनों को क्या कर दिया, श्रेणी क्रम की सहायता से जोड़ दिया और फिर उन दोनों विलयनों में क्या प्रवाहित कराई, विद्युत धारा प्रवाहित कराई। फिर उन दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों में क्या प्रवाहित कराई, विद्युत धारा है वो प्रवाहित कराई, या विद्युत धारा की मात्रा है वो प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत धारा की जो मात्रा है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर है संबंध होता है पदार्थ के रासायनिक तुल्यांकी भारों के, यानी कि रासायनिक तुल्यांकी भारों के जो है, पहले तो क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित करी। अब विद्युत धारा प्रवाहित कराते ही जैसे जो है अपन ने प्रथम नियम में पढ़ा, विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर इलेक्ट्रोडों पर क्या मुक्त होगा, पदार्थ मुक्त होगा। तो वहां पर पदार्थ मुक्त होने वाला था वो तो उस विद्युत धारा की मात्रा के क्या हो गया, समानुपाती होगा। यहाँ पर जो पदार्थ मुक्त होगा वो उसके तुल्यांकी भारों के क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा से और आपका अच्छे से समझ में आया, तो इसलिए पहले अपन परिभाषा लिखते हैं। जब अपन क्या करते हैं, जब अपन विद्युत धारा की समान मात्रा, क्यों अपने को विद्युत धारा यानी तो विद्युत धारा की समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो विद्युत अपघटनीय विलयन है उसमें प्रवाहित कराते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, जब विद्युत की समान मात्रा, विद्युत की समान मात्रा श्रेणी क्रम में संयोजित विभिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यानी पदार्थ की मात्रा है वो क्या होती है, जो पदार्थ मुक्त होता है उसके तुल्यांकी भारों की क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं कि मान लो अपने पास में ये दो पात्र है, इन दोनों पात्रों में एक पात्र में जो है अपन ने विलयन ले लिया कॉपर सल्फेट का, यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और इसमें अपन ने विलयन ले लिया आपका सिल्वर नाइट्रेट का यानी कि AgNO3 का अपन ने विलयन ले लिया। इसमें विलयन हो जाएगा किसका, AgNO3 विद्युत अपघट्य है, और इसमें विलयन हो जाएगा आपका किसका, कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाएगा। अब इसमें अपन क्या कराते हैं, दोनों में ही एक ही जैसी विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित कराते हैं। मान लो Q बराबर इसमें 1 कूलाम है, तो इसमें भी अपन Q बराबर कितना लेते हैं, 1 कूलाम है आपकी जो है विद्युत धारा की मात्रा है उसको प्रवाहित कराते हैं। तो देखो क्या हुआ, दोनों को श्रेणी क्रम में साथ में इस प्रकार से श्रेणी क्रम में आपका क्या करते हैं, दोनों के बाद जो संयोजित है कर दिया जाता है। अब क्या कराते हैं, दोनों ही पात्रों में अपन क्या कराते हैं, विद्युत की समान मात्रा जो श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं विभिन्न विद्युत अपघटनीय विलयन, एक तो किसका है कॉपर सल्फेट का, दूसरा आपका किसका है सिल्वर नाइट्रेट का, दोनों किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हुए हैं। तो इन विद्युत अपघटनीय विलयनों में विद्युत की समान मात्रा है प्रवाहित कराते हैं, यानी कि जो मात्रा इसमें प्रवाहित करते हैं वैसी की वैसी मात्रा है वो इसमें प्रवाहित की जाती है। होती कहां से, यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है उसकी सहायता से प्रवाहित कराते हैं। तो प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इस इनके इलेक्ट्रोड है, इसमें भी इलेक्ट्रोड है, इनमें भी क्या है इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगी, पदार्थ की मात्रा है वो क्या होगी, मुक्त होगी। तो यहाँ पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वो इस इलेक्ट्रोड पर जो जिस धातु के इलेक्ट्रोड बने हुए हैं उनकी जो है तुल्यांकी भारों की क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ने कौन कौन से जो है इलेक्ट्रोड लिए, तो यहाँ पर एक तो आपका है कॉपर सल्फेट है और दूसरा आपका क्या है सिल्वर नाइट्रेट है। तो जिसका विलयन लेते हैं जनरली उसी धातु के इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में किसका इलेक्ट्रोड लेंगे, कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में किसके इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, सिल्वर के इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। तो ये जो पदार्थ की मात्रा है, तो मान लो निक्षेपित, एग्जाम्पल में लेते हैं निक्षेपित कॉपर की मात्रा यानी कि पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, निक्षेपित कॉपर की मात्रा, और एक अपन ने विलयन लिया किसका जो है सिल्वर का, तो निक्षेपित सिल्वर, निक्षेपित सिल्वर है उसकी मात्रा या फिर लेते हैं भार,
निक्षेपित सिल्वर की मात्रा या भार ये बराबर होगा किसके, इसी कॉपर के तुल्यांकी भार। क्यों निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है उसके तुल्यांकी भारों के क्या होती है, समानुपाती होते हैं। निक्षेपित कॉपर की मात्रा या भार और दूसरा अपन ने लिया निक्षेपित सिल्वर का भार, ये बराबर होगा किसके, इसी के तुल्यांकी भार। तो कॉपर है तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉपर के तुल्यांकी भार के बराबर होगा। और यहाँ पर है कौन सा निक्षेपित हो रहा है, सिल्वर जो है, निक्षेपित सिल्वर का भार या निक्षेपित सिल्वर की मात्रा किसके बराबर हो जाएगी, सिल्वर के तुल्यांकी भार के, सिल्वर के तुल्यांकी भार। तो देखो इसको बहुत जो है वापस इसको परिभाषा की सहायता से इन फॉर्मूले पे मेन जो आपका फॉर्मूला इस प्रकार से रहेगा, डेरिवेशन अपन ने की नहीं है। तो देखो जब विद्युत की समान मात्रा श्रेणी क्रम में संयोजित विभिन्न विद्युत अपघटनीय विलयनों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जो आपकी निक्षेपित या मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है उसके तुल्यांकी भारों के क्या होती है, समानुपाती। ये देखो अपन ने एक जो आपका विलयन, ये अपन ने जो पात्र लिया इसमें आपका किसका विलयन है, कौन सा विद्युत अपघटनीय का विलयन है, कॉपर सल्फेट का, इधर AgNH यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का। दोनों में क्या करते हैं, विद्युत धारा की समान मात्रा, जो विद्युत धारा इसमें आती है वही विद्युत धारा क्या होगी इसमें, दोनों में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इनके इलेक्ट्रोडों पर क्या होगी, जो है मात्रा है वो मुक्त होगी इसी कॉपर धातु की। इस पर आपकी क्या होगी, सिल्वर धातु के इसके इलेक्ट्रोड पर क्या होगी, जो है सिल्वर धातु है इस इलेक्ट्रोड पर आकर के जो है मुक्त हो जाएगी, निक्षेपित हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या जो भार है, यानी कि यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर जो इस इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मुक्त हो रहा है या आकर के जो ठहर रहा है वो पदार्थ की मात्रा है वो इसी जिस धातु का इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसी धातु के किसके बराबर होता है, तुल्यांकी भार के बराबर होता है। यानी कि निक्षेपित कॉपर की मात्रा है वो क्या होगी, कॉपर के तुल्यांकी भार के बराबर। निक्षेपित सिल्वर का जो भार है या मात्रा है वो किसके बराबर हो जाएगी, सिल्वर के ही तुल्यांकी भार के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो फैराडे के द्वितीय नियम से अपन है डेरिवेशन अगर इसकी बनाना चाहिए तो इनको मैं मिटा रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको दोनों ही चीजें। मेन जो अपनी परिभाषा या डेरिवेशन इसका कथन आपका यह कहता है, इसकी सहायता से अपन इसकी डेरिवेशन बनाते हैं। तो पदार्थ की मात्रा को मैंने किससे ले लिया, m से। तो m समानुपाती होगा किसके, तुल्यांकी भारों के। तुल्यांकी भार को मैंने किससे ले लिया, e से। e का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। तो तुल्यांकी भार को मैंने किससे प्रदर्शित कर दिया, m समानुपाती e से। ये अपन ने क्या से लिया है, फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम के कथन से। ठीक है, द्वितीय नियम से अपन ने ये आपका यहाँ पर लिया है, क्या हुआ, m समानुपाती e। अब कैसे हुआ वो डायग्राम की सहायता से आपको अच्छे से जो है समझा रखा है। अब देखो क्या कहता है, अगर ये मुक्त होने वाली पदार्थ, क्यों अपन ने दो विद्युत अपघटनीय विलयन भिन्न भिन्न प्रकार के लिए थे, एक कॉपर सल्फेट का था और दूसरा आपका किसका था, सिल्वर नाइट्रेट का था। तो दो अलग अलग पदार्थ ले लिए तो उनसे मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं भी क्या होगी, अलग अलग। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं कि यदि आपकी जो है दो अपघटनीय सेलों में पदार्थ की मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। तो पदार्थ की मात्राएं हैं m1 वे m2 हो तथा इनके तुल्यांकी भार क्रम से E1 वे E2 हो। तो यानी कि दो विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघटनीय सेल अपन ने विद्युत अपघटनीय के विलयन लिए हैं, तो उनमें क्या होगा, पदार्थ की मात्राएं भी क्या होगी उनके लिए अलग अलग। तो m1 पहले जो है विद्युत अपघटनीय विलयन के लिए m1 हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा m2। तो उनके तुल्यांकी भार भी अपन ने क्या ले लिए, E1 वे E2। तो यहाँ पर अपन क्या संबंध बनाएंगे, m1 अपॉन का E1 बराबर क्या होगा, m2 अपॉन का क्या हो जाएगा, E2। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, m1 अपॉन का m2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपॉन का E2। ये संबंध यहाँ पर बनता है। इस संबंध को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो पहला संबंध, इसको समीकरण 2 देता हूं, इसको समीकरण 1 देता हूं। तो m समानुपाती E हो गया। अब अगर मान लो ये m1 और m2 है तो m1 अपॉन का, क्यों ये इसके समानुपाती का इसका मतलब मैं ये ले सकता हूं
m अपॉन का e, यही हो जाएगा m अपॉन का e बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों बराबर मिलेंगे तो नियतांक लिए, नियतांक के लिए फिक्स वैल्यू ले ली, एक मान लिया कुछ नहीं है, इसका मतलब एक मान लिया तो m अपॉन का e होगा, m अपॉन का e आगे बराबर में कितना मान लिया, नियतांक मानते हैं, नियतांक के रूप में कितना मान लिया 1 मान लिया। तो देखो ये m1 है तो ये क्या हो जाएगा e1, ये तो दिखाई नहीं देता, यहाँ पर ले लेता हूँ m अपॉन का e बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखो m अपॉन का v m है वो आपका इस तरफ आ जाएगा तो m अपॉन का e बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो ये m1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा e1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये m2 है तो क्या हो जाएगा e2, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, क्यों दोनों अलग अलग विद्युत अपघट्य लिए हैं लेकिन उनमें विद्युत धारा है वो एक जैसी प्रवाहित करा रहे हैं। तो m1 अपॉन का e1 बराबर क्या हो जाएगा m2 अपॉन का e2, या फिर है m1 अपॉन का m2 करते हैं तो ये m2 इसकी जगह आया है तो आपका क्या हो जाएगा m2 की जगह कौन चला जाएगा e1, तो क्या बन जाएगा m1 अपॉन का m2 बराबर क्या हो जाएगा e1 अपॉन का e2, या फिर ये संबंध यहाँ पर अपन बना सकते हैं। लेकिन अपन ने फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से क्या पढ़ा है, परंतु फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से अपन जानते हैं m बराबर क्या होता है WIT। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से अपन क्या लिख सकते हैं m बराबर WIT। तो m बराबर क्या हो गया WIT हो गया। तो m1 बराबर अपन क्या लिखेंगे, क्यों m बराबर अपन जानते हैं WIT, अपने पास में m1 और m2 है, m1 और m2 है तो m1 बराबर में क्या लिखूंगा W1IT। क्यों I तो फिक्स है, t क्या है समय फिक्स राशि है, नियत राशि होगी, इसका कुछ ना कुछ मान होगा 1 2 कुछ भी मान होगा, क्यों दोनों में विद्युत धारा समान प्रवाहित करा रहे हैं तो दोनों का मान I और t दोनों में क्या रहेगा एक जैसा रहेगा। फर्क किस में आएगा W में फर्क आएगा आपका। तो m1 बराबर अपन जानते हैं m बराबर WIT होता है तो m1 बराबर क्या हो जाएगा W1IT, क्यों ये दोनों तो फिक्स है, तथा m2 बराबर क्या हो जाएगा W2IT। m2 बराबर क्या हो जाएगा W2 आपका क्या हो जाएगा IT हो जाएगा, जहां पर ये है आपके जो W1 और W2 है वो आपके क्या होंगे जहां आपके W1 व W2 पदार्थ की क्या है रासायनिक तुल्यांक है, रासायनिक तुल्यांक हो तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर m बराबर WIT तो m1 बराबर क्या हो जाएगा W1IT। क्यों I और T पदार्थ की मात्रा है, दोनों में विलयनों में एक जैसी विद्युत की मात्रा प्रवाहित करा रहे हैं तो जो पदार्थ की मात्रा में जो IT इधर होगा वही IT की वैल्यू इधर होगी, क्यों दोनों में विद्युत धारा की कैसे प्रवाहित करा रहे हैं विद्युत धारा की समान मात्रा है, यानी कि IT दोनों में कैसे होगा विद्युत अपघट्य दोनों विलयनों में जो है विद्युत धारा की समान मात्रा है, चेंज सिर्फ इसमें हो जाएगा। अब देखो ये m1 और m2 का मान है अपन जो है समीकरण 2 में रखते हैं तो देखो m1 की जगह में क्या रखूंगा W1IT, m1 की जगह क्या रखा है W1IT, m2 की जगह में क्या रखूंगा W2IT, तो यहां पर क्या लिख दिया W2IT बराबर m1 की जगह W1IT, m2 की जगह W2IT बराबर क्या हो जाएगा E1 अपॉन का E2। IT से IT क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके W1 अपॉन का क्या हो जाएगा W2 बराबर क्या हो जाएगा E1 अपॉन का E2। ये हो गया समीकरण 3। और इस समीकरण 3 से अपन जानते हैं कि m1 अपॉन का m2 बराबर E1 अपॉन का E2। ये संबंध अपन ने कहां से निकाला m समानुपाती E से, यानी कि m समानुपाती E से ये संबंध आया। और या फिर ऐसे बोल सकते हैं इस संबंध को मैं क्या लिख सकता हूं m समानुपाती E। तो अपन जानते हैं W1 अपॉन W2 बराबर क्या होता है E1 अपॉन E2। तो यहां से फिर मैं क्या लिख सकता हूं कि W समानुपाती हो जाएगा किसके E के, W समानुपाती हो जाएगा किसके E के। अब अपन जानते हैं W क्या होता है पदार्थ का क्या होता है रासायनिक तुल्यांक, और E क्या होता है उसी पदार्थ का क्या होता है तुल्यांकी भार। तो क्या बना यहां से क्या कथन बनेगा, उस कथन को याद रखना है कि किसी भी जो है आपका पदार्थ है उसका रासायनिक तुल्यांक है उसके तुल्यांकी भार के क्या होता है समानुपाती होता है। किसी भी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक, क्यों W को अपन क्या बोलते हैं
W आपका क्या है, पदार्थ का क्या है, रासायनिक तुल्यांक है, पदार्थ का क्या है, रासायनिक तुल्यांक है। तो अपने को ध्यान में देना है कि आपका क्या होगा, W समानुपाती अपन जानते हैं क्या होता है, E होता है। तो W समानुपाती E है, तो W किसको बताता है, पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक को, E किसको बताता है, उसके तुल्यांक की भार को। तो यहां से एक कथन बनेगा, उसकी परिभाषा याद रखने कि किसी भी पदार्थ का जो है रासायनिक तुल्यांक होता है, उसके तुल्यांक की भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये संबंध अपन ने कहां से लिया, इस जगह से, W1 अपॉन का W2 बराबर E1 अपॉन का E2। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, W समानुपाती E। ये कैसे लिखा कि जैसे M समानुपाती E से क्या संबंध बना, M1 अपॉन का M2 बराबर E1 अपॉन का E2, या फिर इससे क्या बना सकते हैं, वापिस ये बना सकते हैं, या इससे ये बना, ठीक है। तो इसी प्रकार से W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2 की जगह क्या लिखूंगा, W1 अपॉन W2 के लिए क्या हो गया W, और ये क्या हो जाएगा E1 अपॉन E2 के लिए क्या हो जाएगा E। इसका मतलब पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है वो किसके बराबर होता है, उसके तुल्यांक की भार के क्या होता है, बराबर होता है। इसके साथ में ही कुछ वैल्यू और ध्यान रखनी है कि एक फेराडे आवेश आएगा, तो एक फेराडे आवेश है, ये क्या है, आपकी मात्रा है, विद्युत धारा की मात्रा के रूप में लेते हैं एक फेराडे आवेश। तो इसका मात्रा को ध्यान रखना है, मान कितना होता है 96,500 कूलाम। एक फेराडे आवेश बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम होता है, ये चीज याद रखना है। और अगर पूछ ले 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, न्यूमेरिकली ये काम आएंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ लिया जाए, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। पूछा कितने पर है, 1 मोल पर, तो मोल का मतलब है इसकी संख्याएं पूछ ली। तो 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अपने को पूछा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे, अवोगाद्रो संख्या से। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.022 × 10⁻23। इन सब को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका कितना आएगा 96,500 कूलाम। तो ये याद रखना है, एक फेराडे आवेश बराबर क्या होता है 96,500 कूलाम, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश कहीं न्यूमेरिकल में दे रखा है, इसका मतलब भी क्या होगा 96,500 कूलाम होता है। तो ये था आपका जो है इस प्रकार से फेराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है और द्वितीय नियम के बारे में विस्तार से। साथ ही एक फॉर्मूला जो है आपको और याद रखना है, ये फॉर्मूला भी सीधा आपको जो है दिया हुआ रहेगा, जो है क्या होगा, m बराबर आपका क्या होता है IT × E, m बराबर होता है IT × E अपॉन का क्या होगा F। ये जो है किसी भी पदार्थ की अपने को मात्रा निकालनी है जहां पर आपको आवेश है फेराडे के रूप में दे रखा है, तो ये सीधा आपको तुल्यांक की, जहां पर E क्या है तुल्यांक की बार, F क्या है फेराडे आवेश, I क्या है विद्युत धारा, और T क्या है समय। तो ये तीन चीजें वापस आपको ध्यान रखनी है, जो सीधे याद रखनी है। इनके बारे में डिटेल में डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे आया, किस प्रकार से आया, क्यों डीप में जाएंगे तो जो है जो बहुत समय लग जाएगा और वो काम की भी चीजें आपकी नहीं रहेगी। अपने को जो है बोर्ड के अनुसार ये चीजें सारी देखनी है कि इस सूत्र से अपने जो है क्यों आंखी प्रश्न करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा ये सूत्र किस प्रकार से बना, ठीक है। तो एक फेराडे आवेश बराबर कितना होता है 96,500 कूलाम, फिजिक्स में भी आपका आता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करना है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और 1 मोल में निकालना है तो उसके लिए इसको किससे गुणा कर दिया, अवोगाद्रो संख्या से। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश आ गया, और m आपका क्या है पदार्थ की मात्रा है, जिसमें अपने को ऐसा न्यूमेरिकल पूछ लिया जहां पर आवेश है फेराडे के रूप में दे रखा है, तुल्यांक की भार भी दे रखा है और पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, m बराबर IT × E अपॉन का क्या हो जाएगा F। तो ये जो है आपको जो है फॉर्मूले याद रखने हैं। अब बाकी की जो चर्चा है अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक ये जो पीछे की पूरी डेरिवेशन है वो आपको अच्छी तरीके से याद जो है करनी। साथ ही आपका जो चैप्टर 2 है विलियन है अपन ने कंप्लीट कर लिया, तो उसका भी जो आपका है जो है आपको जो है सूचना दे दी जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, जो स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर ज्वाइन कर रखे हैं, तो उनपे जो टेस्ट होगा उस पूरी यूनिट का जो है साथ में टेस्ट रहेगा, वो कब होगा वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के जो नंबर दे रखे हैं वहां पर है आपको जो है सूचित कर दिया जाएगा। तो जिस दिन भी आपका टेस्ट होता है उसकी अच्छी तरीके से उस पार्ट को, जो चैप्टर 2 विलियन वाला पार्ट है, उसको अच्छी तरीके से जो है आपको तैयार करते जो है रहना है, ताकि टेस्ट है उसको आप अच्छे से उसमें मार्क्स लेके आ जाओ। तो उस पूरी यूनिट का टेस्ट रहेगा, किस तारीख को होगा, किस दिन होगा, उसके बारे में आपको सूचना है वो प्रदान कर दी जाएगी। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।